नमस्कार दोस्तों, असिस्टेंस लोको पायलट के साइंस और जीके के बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग असिस्टेंस लोको पायलट एग्जाम आपके जो 2024 में होने वाला है उससे संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए हैं। जो 2018 में प्रश्न आपका एग्जाम हो चुका है उसमें पूछा गया है। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे जो आपके असिस्टेंस लोको पायलट 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, उन प्रश्नों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले पहला क्लास हो चुका है, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि डोबे-राइनर का त्रिक नियम से संबंधित तथ्य। तो यहाँ पे 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है 2018 में, और डोबे-राइनर ने जो त्रिक नियम दिया था उससे संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए डोबे-राइनर के त्रिक नियम से संबंधित हम लोग प्रश्न देखते हैं। जैसे डोबे-राइनर का जो डोबे-राइनर का त्रिक नियम था वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पे था। किसके? यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में था। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो डोबे-राइनर का त्रिक नियम था वो तीन तत्वों को एक साथ समूह में रखा गया था और इसमें जो मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान संख्या था, इसमें मध्य तत्व का द्रव्यमान संख्या जो था वो शेष जो पहला और तीसरा जो तत्व था उसके द्रव्यमान संख्या के औसत के बराबर था। पहले तत्व का जो द्रव्यमान संख्या था वो और शेष दो तत्वों के द्रव्यमान संख्या के औसत के बराबर था। तो ये था डोबे-राइनर का त्रिक नियम। शेष तत्वों के द्रव्यमान संख्या के औसत के बराबर था। तो यहां पे ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे, संख्या के औसत के बराबर था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए इसके अलावा अष्टक नियम भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि अष्टक नियम किसने दिया था, तो अष्टक नियम किसने दिया था, तो इसको दिए थे आपके न्यूलैंड्स ने। किसने? न्यूलैंड्स ने आवर्त सारणी से संबंधित अष्टक नियम ने इन्होंने दिया था। तो इतनी बातें पहले प्रश्न से आप लोग ध्यान रखेंगे। डोबे-राइनर का त्रिक नियम से संबंधित तत्व, तो देखिए इसमें परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखे गए थे। इसमें जो तत्व रखे गए थे वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखे गए थे। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि मध्य तत्व का जो द्रव्यमान संख्या था, मध्य तत्व का जो द्रव्यमान संख्या था शेष दो तत्वों के द्रव्यमान संख्या के औसत के बराबर था। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अष्टक नियम अगर आपसे पूछे किसने दिया, तो न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया, जो कि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वजह से आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसने रसायन विज्ञान की नींव रखी, और ये भी आपके 2018 लोको पायलट एग्जाम में पूछा गया है, असिस्टेंस लोको पायलट एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर आपसे पूछे कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है या फिर रसायन विज्ञान के नींव किसने रखी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे एंटोनी। इसके नींव एंटोनी लेवोजियर ने रखा था। किसने? एंटोनी लेवोजियर ने रखा था। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी नींव किसने रखा था? एंटोनी। यहाँ पे स्पष्ट लिखेंगे हम लोग इसको फिर से, रसायन विज्ञान की नींव किसने रखा था? एंटोनी लेवोजियर ने रखा था। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं रसायन विज्ञान जो शब्द की उत्पत्ति, अगर आपसे पूछ ले कि रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी, रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी जो शब्द की उत्पत्ति कीमिया नामक शब्द से हुई थी। किस शब्द से? कीमिया नामक। और कीमिया नामक शब्द जो अगर आपसे पूछे कि कहाँ का है, तो ये मिस्र का शब्द है। कहाँ का? मिस्र का शब्द है। कीमिया नामक शब्द कहाँ का है? मिस्र का है। और कीमिया का अगर आपसे अर्थ पूछे क्या होता है, तो कीमिया का अर्थ होता है काली मिट्टी। क्या होता है कीमिया का अर्थ? काला रंग होता है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। कीमिया का अर्थ काला रंग होता है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, जीव विज्ञान के जनक अगर आपसे पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे? अरस्तु जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक अगर आपसे पूछे तो कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले
कि वनस्पति विज्ञान के जनक बताइए, वनस्पति विज्ञान के अगर आपसे पूछ ले कि जनक कौन है, तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस है। कौन है? थियोफ्रेस्टस आप लोग बताएंगे कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि यूनानी चिकित्सा के जनक कौन है, अगर आपसे पूछे कि यूनानी चिकित्सा के जनक कौन है, तो यूनानी चिकित्सा के जनक है हिप्पोक्रेटस। कौन है? हिप्पोक्रेटस। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। मेडिकल जो स्टूडेंट होते हैं उनको जब शपथ दिलाया जाता है तो वो हिप्पोक्रेटस का ही शपथ होता है जिससे उनको दिलाया जाता है। तो अब चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए, किसने रसायन विज्ञान की नींव रखी, तो एंटोनी लेवोजियर ने रसायन विज्ञान की नींव रखी। अब अगर आपसे पूछे कि रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो कीमिया नामक शब्द से रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है। और कीमिया का अर्थ क्या होता है? काला रंग। ठीक, काला रंग या फिर काली रंग इसका अर्थ होता है। और कीमिया शब्द कहां से लिया गया? मिस्र से लिया गया। अगर आपसे पूछे कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु है जीव विज्ञान के जनक। अगर आपसे पूछे कि यूनानी चिकित्सा के जनक कौन है, हिप्पोक्रेटस है। यूनानी चिकित्सा के जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि वनस्पति विज्ञान के जनक बताइए कौन है, तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस है। कौन है? थियोफ्रेस्टस है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, और ये भी 2018 के एएलपी एग्जाम में 2018 में पूछा गया है। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं, इसको आप लोग नोट करेंगे। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हम लोग मनाते हैं 21 जून के दिन। योग दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 21 जून के दिन। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं, 21 जून के दिन। तो इस बार जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस था, अगर आपसे पूछे कि उसका थीम क्या था, तो उसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। क्या? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग इसका थीम था। वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग इसका थीम था। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अब और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि योग के जनक कौन है, यहाँ पे लिख लीजिए। अगर आपसे पूछे कि योग के जनक किसे माना जाता है, तो योग के जनक आप लोग ध्यान रखेंगे चरक को, पतंजलि को माना जाता है। किसे? पतंजलि को माना जाता है। योग के जनक किसे माना जाता है? पतंजलि को माना जाता है। अब आयुर्वेद चिकित्सक के बारे में बता दीजिए। एक दो आयुर्वेद चिकित्सक के बारे में हम लोग देखेंगे। आयुर्वेद चिकित्सक के बारे में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आयुर्वेद चिकित्सक के बारे में, जैसे देखिए, आयुर्वेद चिकित्सक दो चिकित्सकों के बारे में ध्यान रखेंगे, प्राचीन काल के हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि चरक किसके दरबार में रहते थे, चरक, तो चरक जो है ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। ये एक महान आयुर्वेद चिकित्सक हैं और ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। उसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे, धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे? धन्वंतरी भी एक महान आयुर्वेद चिकित्सक है और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। इतनी बातें आप लोग इससे ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग 21 जून के दिन मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम के लिए इस बार की जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है उसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। ठीक, अगर आपसे पूछे कि योग के जनक कौन है, तो पतंजलि है योग के जनक। कौन? पतंजलि योग के जनक हैं। उसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि आयुर्वेद के चिकित्सक के बारे में जो प्राचीन काल से संबंधित है, जैसे चरक किसके दरबार में रहते थे? चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे और ये आयुर्वेद चिकित्सक है। धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे और ये भी एक आयुर्वेद चिकित्सक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ चैनल है जो उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाकर के इसका पीडीएफ पा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा को अधिकतर किस प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है, और ये 2018 के एएलपी एग्जाम में आपका पूछा गया प्रश्न है। आप लोग देखेंगे सेकंड शिफ्ट का पेपर उठा के, तो उसमें ये पूछा गया था। अगर आपसे पूछे कि उड़ीसा को अधिकतर किस प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है, तो उड़ीसा को अधिकतर चक्रवात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे ऑप्शन में चक्रवात सही था। अब यहाँ पे चक्रवात से संबंधित प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अगर आपसे पूछ ले तो देखिए, चक्रवात का अधिकतर सामना करना पड़ता है। अब उड़ीसा से संबंधित हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे उड़ीसा से संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो सबसे पहले चिल्का झील के बारे में पूछा जाता है। चिल्का झील जो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगर आप
सॉरी ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगर आपसे पूछे कि चिल्का झील स्थित कहाँ पे है, तो उड़ीसा में स्थित है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि ये कैसे झील का उदाहरण है, तो ये लैगून झील है। चिल्का झील एक प्रकार की कैसी झील है, ये एक लैगून झील की उदाहरण है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि हीराकुंड बांध कहाँ पे स्थित है, हीराकुंड बांध, तो ये भी उड़ीसा में स्थित है। और किस नदी पे बनाया गया है, तो महानदी पे बनाया गया हीराकुंड बांध। अगर आपसे पूछ ले कि लिंगराज मंदिर कहाँ पे स्थित है, लिंगराज मंदिर के बारे में अगर आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है, तो भी ये भी उड़ीसा में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है, सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है, सूर्य मंदिर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ही हम लोग ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लैक पैगोडा। ये सभी चीजें कहाँ पे स्थित है, तो ये सभी चीजें आपके उड़ीसा में स्थित है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, इतनी बातें रिवीजन के तौर पे आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि उड़ीसा को अधिकतर किस प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है, तो उड़ीसा को अधिकतर चक्रवात का सामना करना पड़ता है। ये 2018 असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और ये प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। और वहां पे ऑप्शन में चक्रवात सही किया था। ठीक, अब बात कर लेते हैं उड़ीसा से संबंधित कुछ प्रश्न जो एग्जाम में आने की संभावना है। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा भी बोला जाता है, ये उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील कहाँ पे स्थित है, तो चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और ये लैगून झील का उदाहरण है। और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड बांध कहाँ पे स्थित है, महानदी पे बनाया गया बांध है, और ये बांध जो है ये उड़ीसा में स्थित है। लिंगराज मंदिर आपसे पूछ ले कहाँ पे स्थित है, तो वो भी उड़ीसा में स्थित है। तो इतनी बातें उड़ीसा के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की खाद्य पदार्थों से दुर्गंध आने का मुख्य कारण क्या है, तो खाद्य पदार्थों से जो दुर्गंध आने का मुख्य कारण होता है, वो वसा एंड तेल का ऑक्सीकरण होता है। वो क्या होता है, वसा एंड तेल का ऑक्सीकरण की वजह से खाद्य पदार्थों से हमें दुर्गंध आता है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, वसा और तेल का ऑक्सीकरण। और ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, और ये आपके एग्जाम में 2018 में पूछा गया था। असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम में 2018 में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में कौन से अम्ल का यूज करते हैं, तो इसके परिरक्षण में बेंजोइक अम्ल का यूज करते हैं। किसके, बेंजोइक अम्ल का यूज करते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि वहां पे विश्व खाद्य संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन के बारे में अगर आपसे पूछ ले, खाद्य एवं कृषि संगठन के बारे में, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, FAO बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, FAO बोलते हैं। FAO के बारे में आप लोग बताएंगे कि इसका स्थापना कब हुआ था। अगर आपसे पूछे कि FAO का स्थापना कब हुआ था, खाद्य एवं कृषि संगठन का खाद्य एवं कृषि, यहाँ पे कृषि भी लिखेंगे। अगर आपसे पूछे कि खाद्य एवं कृषि संगठन का स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना 1945 में होता है। कब, 16 अक्टूबर 1945 में। अगर आपसे पूछे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो रोम में स्थित है। रोम कहाँ पे है, रोम इटली की राजधानी है, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अब बात कर लेते हैं स्थापना, तो 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब, 16 अक्टूबर 1945 को। 16 अक्टूबर के दिन ही हम लोग खाद्य एवं कृषि दिवस विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसीलिए हम लोग 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। वो फिर से रिवीजन करेंगे कि खाद्य पदार्थों से दुर्गंध आने का मुख्य कारण क्या है, तो वसा एंड तेल का ऑक्सीकरण के कारण खाद्य पदार्थों से दुर्गंध आता है। अगर आपसे पूछे कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो इसके परिरक्षण के लिए हम लोग बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है एग्जाम में, रोम इटली में स्थित है। और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसलिए 16 अक्टूबर को हम लोग विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पे इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि कौन बढ़ते भ्रूण को पोषक तत्व देता है, तो कौन बढ़ते भ्रूण को पोषक तत्व देता है, और ये भी आपके 2018 असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम में पूछा गया है। तो
यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि एंडोस्पर्म का क्या काम है, वो बढ़ते हुए भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। एंडोस्पर्म का काम है कि बढ़ते हुए भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। अब यहाँ पे भ्रूण के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। भ्रूण के बारे में आप लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, अगर आपसे पूछे तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे बढ़ते भ्रूण को पोषण देने का काम एंडोस्पर्म का है। ठीक, अब भ्रूण के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि भ्रूण में कितने रोगाणु परतें होती है, तो इसमें 3 रोगाणु परतें होती है। कितने, इसमें 3 रोगाणु परतें होती है भ्रूण में। देख लेते हैं कौन कौन से। तो जो सबसे पहला होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंडोडर्म। क्या बोलते हैं उसे, एंडोडर्म बोलते हैं पहला रोगाणु परत। और जो बीच वाला है उसे बोलते हैं मीसोडर्म। बीच वाले भ्रूण के रोगाणु परत को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, उसे बोलते हैं मीसोडर्म। ठीक, उसे मीसोडर्म बोलते हैं। और जो आखिरी का है उसे क्या बोलते हैं, उसे एक्टोडर्म बोलते हैं। एक्टोडर्म बोलते हैं। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। भ्रूण में 3 रोगाणु परतें होती हैं और 3 रोगाणु परतें में पहले वाले को एंडोडर्म, बीच वाले को मेसोडर्म बोलते हैं और फिर एक्टोडर्म बोलते हैं। ठीक, तीसरे को एक्टोडर्म बोलते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है, भ्रूण, जो कि ये भी एग्जाम में पूछा गया है, भ्रूण को पोषण देने का काम कौन करता है, तो भ्रूण को जो पोषण दिया जाता है वो अपरा द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा, अपरा। अपरा को क्या बोलते हैं, इसे प्लेसेंटा बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे प्लेसेंटा। तो इसके द्वारा भ्रूण को पोषण दिया जाता है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर वहीं आपसे पूछ ले कि अंडाशय का कार्य क्या होता है, इसी प्रश्न से एक प्रश्न आप लोग और ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि अंडाशय का मुख्य कार्य क्या होता है, तो अंडाशय का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है अंडाणु बनाना। अंडाशय का मुख्य कार्य क्या होता है, अंडाणु निर्माण करना। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार रिवीजन करेंगे इन प्रश्नों को। देखिए, अगर आपसे पूछे कि कौन बढ़ते भ्रूण को पोषक तत्व देता है, तो एंडोस्पर्म जो है वो बढ़ते भ्रूण को पोषण देता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। भ्रूण में 3 रोगाणु परतें पाई जाती हैं। अगर आपसे पूछे कि भ्रूण में कितनी रोगाणु परतें पाई जाती हैं, 3 रोगाणु परतें। तीनों आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपसे ऐसे करके पूछ सकता है कि इसमें से कौन से भ्रूण की रोगाणु परतें नहीं है। तो देखिए, एंडोडर्म होता है, मीसोडर्म होता है और एक्टोडर्म होता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भ्रूण को पोषण देने का काम अपरा द्वारा किया जाता है, जिसे प्लेसेंटा भी बोला जाता है, ये भ्रूण को क्या देता है, पोषण देने का काम करता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक न्यूमेरिकल है जो कि फिजिक्स से है और ये 2018 के असिस्टेंस लोको पायलट एग्जाम में पूछा गया है। ये 2018 के असिस्टेंस लोको पायलट में पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है, कितनी होगी। कोई बात नहीं। तो देखिए, यहाँ पे द्रव्यमान आपको कितना दिया है, तो ये सभी 1-2 आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है एग्जाम में, 1-2 न्यूमेरिकल मिलेगा और वो फिजिक्स से संबंधित रहेगा और बहुत इजी रहेगा। अगर आप थोड़ी सी भी फिजिक्स पढ़े होंगे 9, 10, 11, 12 में तो आप कर लेंगे। इसके अलावा भी अगर आप तैयारी करके जाएंगे तो जरूर फिजिक्स पढ़ के जाएंगे तो आपको हो जाएगा, इतना भी कठिन नहीं होता। तो देखिए, इसका द्रव्यमान कितना हुआ है, कितना, 22 किलोग्राम। द्रव्यमान को m से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद गति कितना है, इसका दिया हुआ है गति, यानी कि वेग कितना है इसका, तो वेग दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड। अब गतिज ऊर्जा का फार्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा। गतिज ऊर्जा का फार्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। अब गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा जिसको काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं, और इसका फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है। अब इसी पे रख के सॉल्व कर लीजिए। देखिए, हाफ एम बी स्क्वायर का मतलब 1/2 और उसके बाद m यानी कि द्रव्यमान मास कितना है, तो यहाँ पे 22 किलोग्राम है, तो इसको 22 से गुणा करेंगे। उसके बाद समय कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे, 5 लिख के इसका स्क्वायर करेंगे। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, ये 2 से आप काट सकते हैं 11 बार में। 11 गुणे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक, 11 गुणे 5 का स्क्वायर 25। अब 11 गुणे 25 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 275। अब 11 गुणे 25 करेंगे तो 275। ठीक, ये आपका 275 जूल इसका मान हो जाएगा। ठीक, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे। एक बार फिर से इसको देख लीजिए। तो देखिए,
सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो वैल्यू दिया हो क्वेश्चन में उसको एक जगह पे नोट करना है। जैसे इसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ था, 22 किलोग्राम इसका द्रव्यमान है, और गति इसका कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड इसका गति है, ठीक। और गतिज ऊर्जा का फार्मूला, आपको गतिज ऊर्जा बताना है तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला हाफ mv², हाफ मतलब 1/2 mv² इसका फार्मूला होता है, ठीक। अब m के जगह पे m रखेंगे, v के जगह पे b रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए 2 से 22 को काटेंगे 11 बार में, 11 गुणे 25 करेंगे क्योंकि 5 का स्क्वायर भी करना है, तो 275 जूल इसका जवाब आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप लोग लगा लेंगे। अब ये करंट अफेयर से प्रश्न पूछा गया था कि 2016 में ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ था। तो 2016 में ओलंपिक की बात करें तो ये आयोजित हुआ था, ये 2018 के असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम में पूछा गया। और 2016 में जो ओलंपिक गेम हुआ था वो आपके रियो में हुआ था। कहाँ पे, रियो। और रियो कहाँ पे पड़ता है, ब्राजील में, ठीक। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का एक देश है, वहां पे 2016 में ओलंपिक हुआ था। लेकिन हम लोग देखेंगे तो कि 2020 वाला ओलंपिक कहाँ होगा, 2024 वाला कहाँ होगा, 2028 में ओलंपिक कहाँ होगा। इस प्रश्न को लेने का यही मकसद है कि यहाँ से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में और जो पूछे जाने की संभावना है उसको हम लोग पढ़ सकें। तो देखिए 2016 वाला तो रियो ब्राजील में हो गया। अगर आपसे पूछे कि 2020 वाला कहाँ पे हुआ था, 2020 में ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो 2020 में टोक्यो में हुआ था। और टोक्यो कहाँ पे पड़ता है, जापान में। जापान में 33 नंबर का ओलंपिक जो हुआ था वो वहां पे हुआ था। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि 2024 में ओलंपिक कहाँ पे होगा, तो पेरिस में होगा। कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में होगा 2024 का ओलंपिक, ठीक। और ये आपका 34वां नंबर का ओलंपिक होगा। ये 32वां, जापान वाला जो था वो 32 नंबर का था। कितने नंबर का, जापान वाला जो ओलंपिक हुआ था ये 32 नंबर का था, और जो फ्रांस में होगा वो 33 नंबर का होगा। अब इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि 2028 में ओलंपिक कहाँ पे होगा, तो 2028 में ओलंपिक लॉस एंजिल्स में होगा। कहाँ पे, लॉस एंजिल्स में होगा। और लॉस एंजिल्स कहाँ पड़ता है, अमेरिका में है। और ये 34 नंबर का ओलंपिक होगा। कितने नंबर का, 34 नंबर का, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि 2016 में ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ था, तो रियो ब्राजील में आयोजित हुआ था। 2020 वाला कहाँ पे होगा, तो टोक्यो जापान में हुआ था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और 2024 में पेरिस फ्रांस में होने वाले ओलंपिक 33 नंबर का होगा। और 2028 में ओलंपिक लॉस एंजिल्स में होगा, अमेरिका में, और 34 नंबर का ये होगा, ठीक। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था 2018 के एग्जाम में ही, कह रहा था कि कठोपनिषद में नचिकेता किससे संवाद करते हैं। तो यहाँ पे आप उपनिषदों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे आने वाले एग्जाम में, उसको हम लोग देखेंगे इस एग्जाम से संबंधित। तो देखिए कठोपनिषद के बारे में, जो यम नचिकेता थे वो भगवान यम से संवाद करते हैं, यम से संवाद करते हैं। किससे, भगवान यम से संवाद करते हैं। अब उपनिषदों के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि पूछा जा चुका है तो पूछे जाने की संभावना रहेंगी। जैसे उपनिषदों के बारे में अगर आपसे पूछे कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मूल उपनिषद कितने हैं, तो मूल उपनिषद या फिर प्रमाणिक उपनिषद पूछे तो मात्र 13 हैं, ठीक। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि ये उपनिषद जो होते हैं, ये आपके उपनिषद जो होते हैं, उपनिषद ये आधारित किस पे होते हैं, तो उपनिषद के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, ये दर्शन पर आधारित होते हैं। किस पे आधारित होते हैं, दर्शन पर, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि उपनिषद किस पे आधारित होते हैं निम्न में से, तो ये दर्शन पे आधारित होते हैं। अब आपसे पूछे कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। सत्यमेव जयते ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया। किस उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से लिया गया। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी एग्जाम में आपके पूछा गया है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। अब अगर आपसे एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे पूछे जाने की संभावना है, अगर आपसे पूछे कि यज्ञवल्क्य एंड गार्गी संवाद ये किस उपनिषद में है, यज्ञवल्क्य एंड गार्गी संवाद ये किस उपनिषद में है, तो ये उपनिषद है आपका बृहदारण्यक उपनिषद के। कौन से उपनिषद में, बृहदारण्य उपनिषद में, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इस उपनिषद में, बृहदारण्य उपनिषद में ये संवाद है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे।
तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे कि कठोपनिषद में नचिकेता किससे संवाद करते हैं, तो यम से संवाद करते हैं। किससे? यम से संवाद करते हैं। अब उपनिषदों के बारे में अगर आपसे पूछ ले कि इनकी संख्या कितनी होती है, 108 होती है उपनिषदों की संख्या। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मूल उपनिषद कितने हैं, तो मूल उपनिषद 13 माने गए हैं। उपनिषदों के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। जैसे अगर आपसे पूछे कि उपनिषद अगर आपसे पूछ ले कि आधारित किस पे होते हैं, तो दर्शन पे आधारित होते हैं। उपनिषद किस पे आधारित होते हैं? दर्शन पे। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यज्ञवल्क्य एंड गार्गी संवाद बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से? बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए दिया जाता है, और ये 2018 के असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। अब दादा साहब फाल्के के बारे में कुछ प्रश्न जान लेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है, भारतीय सिनेमा के जनक किसे माना जाता है, तो भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के को माना जाता है। किसे माना जाता है? दादा साहब फाल्के को माना जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब दादा साहब फाल्के के बारे में कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि दादा साहब फाल्के की पहली फिल्म कौन थी, तो दादा साहब फाल्के ने पहली फिल्म अपना बनाया था। कब बनाया था? तो वो 1913 में बनाया था। कब? 1913 में। और इस फिल्म का नाम क्या था? इस फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। इस फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र, जो कि एक मूक फिल्म थी। राजा हरिश्चंद्र ये कैसी फिल्म थी? एक मूक फिल्म थी। मूक मतलब यानी कि उसमें साउंड नहीं था, बिना साउंड के था, केवल चलचित्र ही थे और उसमें ऑडियो ध्वनि नहीं थी। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, ये इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ पुरस्कारों के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, या फिर अगर आपसे पूछे कि चमेली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, चमेली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, या फिर आपसे पूछ ले अगर आपसे पूछे कि प्रेम भाटिया पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, प्रेम भाटिया पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो प्रेम भाटिया पुरस्कार ये सभी पुरस्कार पत्रकारिता में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता में ये सभी पुरस्कार दिया जाता है। तो इतनी बातें आप लोग इस प्रश्न से याद रखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए दिया जाता है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के के बारे में कुछ प्रश्न देख लेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। और फाल्के के बारे में अगर आपसे पूछे कि इनकी पहली फिल्म कब आई थी, तो 1913 में। फिल्म का नाम राजा हरिश्चंद्र था और ये एक मूक फिल्म थी, यानी कि इसमें साउंड नहीं था। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। पुलित्जर पुरस्कार, चमेली पुरस्कार, प्रेम भाटिया पुरस्कार, ये सभी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2018 लोको पायलट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कंडक्टर के बारे में कुछ प्रश्न देख लेते हैं, प्रतिरोध के बारे में। तो प्रतिरोध के बारे में सबसे पहले यही पूछा जाता है। यहाँ पे प्रतिरोध को इंडिकेट करेंगे, प्रतिरोध से संबंधित हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आपसे पूछे कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। क्या होता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक? ओम। और सिंबल क्या है? इस तरह का बना होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अब अगर आपसे पूछे कि अर्धचालक कौन कौन सी, कुछ अर्धचालक के एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे, अर्धचालक। ठीक, तो देखिए अर्धचालक के एग्जाम्पल जैसे हो गया आपका जर्मेनियम, एक अर्धचालक होता है। जर्मेनियम, ये आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाएंगे तत्वों से संबंधित कि कौन सा इसमें अर्धचालक है, कौन अर्धचालक नहीं है। एक जर्मेनियम आप लोग ध्यान रखेंगे एंड एक सिलिकॉन आप लोग ध्यान रखेंगे। सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है जिससे कंप्यूटर के आईसी चिप वगैरह बनाए जाते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि अति चालक किसे कहते हैं, अति आप लोग बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि अति चालक किसे कहते हैं,
अतिचालक उसे कहते हैं जिसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, जिसका प्रतिरोध शून्य होगा। देखिए प्रतिरोध अतिचालक किसे कहेंगे, जिसका प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध शून्य होगा, उसे अतिचालक कहेंगे। कैसे, जैसे अगर आप देखिए, अगर आप सड़क पे साइकिल चला रहे हैं, अगर आप सड़क पे साइकिल चला रहे हैं या फिर बाइक चला रहे हैं, तो देखिए अगर आप साइकिल या फिर बाइक चला रहे हैं तभी तेजी से चला पाएंगे जब उसमें ब्रेकर नहीं होगा। तो प्रतिरोध क्या काम करता है, करंट को रोकने का काम करता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, अतिचालकता कब ज्यादा होगी, जब प्रतिरोध शून्य होगा। जैसे कि आप साइकिल चला रहे हैं तो आप तभी तेजी से चला पाएंगे जब रोड पे ब्रेकर वगैरह नहीं होंगे। तो उसी तरह से अतिचालकता में चालकता अधिक कब होगी, जब प्रतिरोध नहीं होगा, यानी कि प्रतिरोध शून्य होगा। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न बायो से है और 2018 असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। तो थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है, आयोडीन। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आयोडीन के बारे में हम लोग देखते हैं। थायरोक्सिन आप लोग जानते होंगे कि थायरोक्सिन एक हार्मोन है जो कि कहां से स्रावित होती है, वो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होती है। और थायराइड ग्रंथि से संबंधित जो घेंघा रोग होता है वो आयोडीन से संबंधित होता है। तो इसी तरह से आप लोग रिलेट करके याद रखेंगे कि थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, आयोडीन आवश्यक है। अब बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे थायरोक्सिन हमने बताया कि ये स्रावित कहाँ से होता है। अगर आपसे पूछे कि थायरोक्सिन स्रावित कहाँ से होता है, तो ये स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। थायराइड, अगर आपसे पूछे कि ये स्रावित कहाँ से होता है, तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित होता है। अब इसकी कमी से कुछ रोग हो जाता है। जैसे अगर आपसे पूछे थायरोक्सिन की कमी से कौन सा, जैसे घेंघा रोग हो जाएगा, घेंघा रोग जिसे गलगंट भी बोलते हैं, गलसुआ भी बोलते हैं, और ये संबंधित किससे, थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। उसके अलावा जड़ मानवता भी इसी से संबंधित है, जड़ मानवता। और फिर जैसे क्या बोलते हैं, मिक्सीडीमा नामक रोग भी अगर आपसे पूछे, मिक्सीडीमा नामक रोग भी अगर आपसे पूछे किससे संबंधित है, तो वो भी आपके थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। और ये थायरोक्सिन के मतलब अनियमित स्राव से होता है, या फिर कम स्राव हो या फिर अधिक स्राव हो, तो वो कौन सा रोग हो जाएगा, मिक्सीडीमा या फिर जड़ मानवता नामक रोग का कारण बनेगा। ठीक, अगर आपसे पूछे कि हमारे शरीर में कैल्शियम और फिर फास्फोरस क्या काम करते हैं, हमारे शरीर में कैल्शियम और फिर फास्फोरस क्या काम करते हैं, तो ये आप लोग एडिशनल पॉइंट याद रखेंगे कि ये हड्डियों को मजबूती देते हैं। क्या करते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों को मजबूती देते हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये हड्डियों को मजबूती देते हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है। तो थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। क्या, आयोडीन आवश्यक होता है। तो अगर आपसे पूछे कि थायरोक्सिन स्रावित कहां से होता है, तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक, थायरोक्सिन स्रावित कहां से होता है, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। तो और इसके कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है, जड़ मानवता रोग होता है, मिक्सीडीमा नामक रोग होता है। इन तीनों रोगों को आप लोग ध्यान रखेंगे। ये किससे संबंधित है, थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। उसके अलावा कैल्शियम और फास्फोरस क्या काम करते हैं, तो ये हड्डियों को मजबूती देने का काम करते हैं। ये प्रश्न आप लोग रिवीजन नहीं किए, 2018 के असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया है कि कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कंडक्टर का प्रतिरोध जो होता है वो अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये पूछा गया प्रश्न है। अतिचालक किसे कहते हैं, जिसमें प्रतिरोध शून्य होता है उसे अतिचालक कहते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक अगर आपसे पूछे तो ओम होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अर्धचालक कौन कौन से हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सभी क्या हैं, अर्धचालक हैं। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बनता है। तो पौधे और जड़ का जो घेरा है वो बनता है किसके कारण से, वो बनता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, वो लेटरल मेरिस्टेम के कारण, लेटरल मेरिस्टेम के कारण। अभी हम लोग बताते हैं, अब हम आपको समझाते हैं कि लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है। तो लेटरल मेरिस्टेम के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि लेटरल मेरिस्टेम को क्या कहा जाता है, तो इसे कैम्बियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे कैम्बियम भी कहा जाता है। लेटरल मेरिस्टेम को कैम्बियम भी कहा जाता है। और इसको बोला जाता है पार्श्व विभाज्योतक। इसे क्या बोला जाता है, पार्श्व विभाज्योतक।
अब आप लोग बताएंगे, आप लोग सोचेंगे कि ये विभाज्योतक क्या काम करता है, पौधे में क्या काम करता है। तो विभाज्योतक जो होता है एक प्रकार का सेल होता है, जो कि आपके एक प्रकार की कोशिका है, जो कि आपके पौधे के विकास के लिए जिम्मेदार होती है। और ये 3 प्रकार के होते हैं पौधे में। कौन कौन से होते हैं, विभाज्योतक के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे विभाज्योतक के बारे में कि कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, और इनका काम भी हम लोग देख लेते हैं। जो सबसे आगे होता है वो उसे क्या बोलते हैं, एपिकल। एपिकल मेरिस्टेम इसे बोलते हैं। अब एपिकल मेरिस्टेम का काम क्या है, तो ये पौधों के जो है जड़ों और तनों का विकास करता है। एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है, पौधे के जड़ों एवं तने का विकास करता है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है, पौधे के जड़े और तने का विकास करता है। उसके बाद दूसरा नंबर का होता है आपका, ये पहला हो गया, और ये दूसरा, उसको बोलते हैं इंटरकैलोरी मेरिस्टेम। इसको क्या बोलते हैं, इंटरकैलोरी मेरिस्टेम। अब आपसे पूछे कि इंटरकैलोरी मेरिस्टेम क्या काम करते हैं, तो इसका काम है पौधे का जो बीज का भाग है उसका विकास करना। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये क्या काम करता है, इसका काम होता है बीज, पौधे की बीज की, अगर आपसे पूछे कि इंटरकैलोरी मेरिस्टेम का क्या काम होता है, तो पौधे के बीज की लंबाई बढ़ाना इसका काम होता है। बीज की लंबाई बढ़ाना इसका काम होता है। और जो लेटरल मेरिस्टेम होता है इसे पार्श्व मेरिस्टेम, पार्श्व विभाज्योतक भी बोलते हैं, यानी कि सबसे पीछे का होता है। और इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है पौधे की मोटाई बढ़ाना। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, पौधे की मोटाई को बढ़ाना इसका काम होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये आपके पौधों से संबंधित प्रश्न था, तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। देखिए, पौधे के तने या फिर जड़ें, पौधे के तने या फिर जड़ का घेरा किस कारण बनता है, तो तने और जड़ का घेरा जो है वो लेटरल मेरिस्टेम के कारण बनता है। किसके कारण बनता है, लेटरल मेरिस्टेम के कारण बनता है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे कैम्ब्रियम भी कहा जाता है, इसे पार्श्व विभाज्योतक भी कहा जाता है। उसके अलावा विभाज्योतक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे एपिकल मेरिस्टेम जो जड़ों और तने का विकास करते हैं, जड़ों और तने का विकास करते हैं। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि इंटरकैलोरी मेरिस्टेम क्या करता है, ये बीज की लंबाई बढ़ाता है। क्या करता है, बीज की लंबाई बढ़ाता है। और लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है, पौधे की मोटाई को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, जिसे पार्श्व विभाज्योतक भी बोलते हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि सोडियम धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है। कौन सी धातु, सोडियम धातु। अब सोडियम धातु के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। अब अगर आपसे पूछेगा कि अगर आपके दिमाग में आएगा कि केरोसिन जो तेल हो, इसको सोडियम धातु को केरोसिन तेल में आखिरकार क्यों संरक्षित रखा जाता है, यानी कि संरक्षित रखने का मतलब क्या होता है, इसे बचा करके रखा जाता है। तो क्यों रखा जाता है इसको केरोसिन ऑयल में, क्योंकि ये अत्यंत क्रियाशील होता है। ये कैसा होता है, अत्यंत क्रियाशील धातु होती है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ये अत्यंत क्रियाशील धातु होती है। ठीक, इस वजह से इसको हम लोग कहाँ पे बचा के रखते हैं, केरोसिन ऑयल में इसे बचा करके रखते हैं। ठीक, अब बात करते हैं सोडियम धातु के बारे में। अगर आपसे पूछे कि सोडियम धातु का उपयोग किन जगहों पे किया जाता है, तो इनका उपयोग कई जगहों पे किया जाता है। जैसे अगर आपसे पूछे कि सोडियम धातु के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, और सोडियम धातु को इसकी विशेषता ये है कि सोडियम धातु की विशेषताओं के बारे में, पहले अत्यंत क्रियाशील होता है और ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। सोडियम जो धातु है मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा सोडियम धातु के बारे में ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। ये 2018 के इससे पहले वाले पेपर में पूछा गया था, वो वीडियो हम आपको बता चुके हैं। तो ये आपके असिस्टेंट लोको पायलट में
पूछा जा चुका है कि कौन से धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अत्यंत क्रियाशील धातु होती है, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जा सकता, आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो इतनी बातें इससे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित की जाती है। तो सोडियम धातु को केरोसिन ऑयल में संग्रहित की जाती है। क्यों? क्योंकि ये अत्यंत क्रियाशील धातु होती है, ये अत्यंत ही क्रियाशील धातु होती है और मुक्त अवस्था में ये नहीं पाए जाते हैं। अब आसानी से इसे चाकू से काटा जा सकता है, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराज थे। तो जो आपके अमरिंदर सिंह थे, पंजाब के सीएम थे अमरिंदर सिंह, और अमरिंदर सिंह कहाँ के पीएम थे, सीएम थे। तो ये आपके सीएम थे पंजाब के, कहाँ के, पंजाब के सीएम थे। और इनके जो पिता थे वो महाराजा थे। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं पंजाब के सीएम के बारे में। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान समय में पंजाब के सीएम कौन है, वर्तमान समय में पंजाब के सीएम कौन है, तो भगवंत मान है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, भगवंत मान वर्तमान समय में पंजाब के सीएम है। और ये किस पार्टी से हैं, तो आम आदमी पार्टी से, जिसे आप बोलते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आम आदमी पार्टी से है। ये आम आदमी पार्टी की सरकार है, कहाँ पे, पंजाब में। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में देख लेते हैं। जैसे पंजाब को अगर आपसे पूछे कि क्या कहा जाता है, तो इसे 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। पंजाब को क्या बोला जाता है, 5 नदियों की भूमि बोला जाता है पंजाब को। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा 5 नदियों की भूमि पंजाब को बोला जाता है। अब अगर आपसे पूछ ले कि पंजाब का लोक नृत्य कौन कौन सा है, तो यहाँ पे लोक नृत्य के बारे में ध्यान रखेंगे। यहाँ का लोक नृत्य है पंजाब का गिद्धा और भांगड़ा। गिद्धा और भांगड़ा अगर आपसे पूछे कहाँ का लोक नृत्य है, तो वो दोनों पंजाब के लोक नृत्य हैं। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे तो कि किस भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे। तो अमरिंदर सिंह जो थे आपके सीएम थे, कहाँ के, पंजाब के। उनके पिता क्या थे, वो उनके पिता महाराजा थे। और वर्तमान समय में पंजाब के सीएम कौन है, वर्तमान समय में भगवंत मान है यहाँ के सीएम। और फिर ये आम आदमी पार्टी से हैं भगवंत मान। और बात कर लेते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब का अर्थ क्या होता है, पंजाब का मतलब होता है 5 नदियों की भूमि। और पंजाब का लोक नृत्य पूछे तो गिद्धा एंड भांगड़ा यहाँ का लोक नृत्य है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रश्न है कि किसे सुखम दुखम के लिए व्यास सम्मान 2017 दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे व्यास सम्मान के बारे में बात कर रहा है और आप देख पा रहे होंगे कि ये 2017 के व्यास सम्मान के बारे में पूछ रहा है। तो कोई बात नहीं, 2017 के व्यास सम्मान के बारे में पूछ रहा है क्योंकि ये एग्जाम जब हुआ था तो 2018 में हुआ था। 2017 के व्यास सम्मान के बारे में पूछ रहा है। तो 2017 के व्यास सम्मान के बारे में इसलिए पूछ रहा है क्योंकि आप लोग इससे गेस लगा लेंगे कि अगर आपका एग्जाम 2024 में होना है तो आपको 2023 तक का जो सारे सम्मान वगैरह हैं वो आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो यहाँ से व्यास सम्मान से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में बन सकता है, ये प्रश्न तो अब दोबारा पूछा नहीं जाएगा। 2017 से संबंधित प्रश्न, अब व्यास सम्मान से संबंधित प्रश्न जो बन सकता है उसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए अब किसी दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान दिया गया है, तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोग नोट करेंगे। तो इसका आंसर क्या सही किया था, तो इसका आंसर सही किया था तो ममता कालिया को दिया गया था व्यास सम्मान 2017। अब व्यास सम्मान के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि व्यास सम्मान की स्थापना किसने किया या फिर इसकी शुरुआत कब से हुई, तो व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 से हुई। अगर आपसे पूछे कि व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 से हुई, अगर आपसे पूछे कि व्यास सम्मान की स्थापना किसने किया, तो 1991 से तो ये शुरू हुई थी। अगर आपसे पूछे कि व्यास सम्मान की स्थापना के बिरला फाउंडेशन ने किया, किसने, के बिरला फाउंडेशन ने किया था। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि पहली बार व्यास सम्मान किसे दिया गया था, पहली बार व्यास सम्मान किसे दिया गया था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। पहली बार व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को दिया गया था। किसे, रामविलास शर्मा को दिया गया था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। पहली बार व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को 1991 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1991 में दिया गया था। 1991 में, क्या यार
1991 में दिया गया था। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि व्यास सम्मान के लिए पुरस्कार राशि कितनी होती है, अगर आपसे पूछे कि व्यास सम्मान के लिए पुरस्कार राशि, क्योंकि पुरस्कार राशि से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो 4 लाख रुपए इसमें दिया जाता है। कितने रुपए? 4 लाख रुपए। पहले और कुछ कम था, लेकिन वर्तमान समय में यहाँ पे 4 लाख रुपया दिया जाता है। तो प्रश्न है कि किसे दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान 2017 दिया गया था। तो 2017 में व्यास सम्मान ममता कालिया को दिया गया था। लेकिन व्यास सम्मान से आप लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे कि व्यास सम्मान की स्थापना कब हुई थी। तो 1991 से इसे दिया जाना शुरू हुआ। किसने दिया? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसे दिया जाता है। पहली बार रामविलास शर्मा को दिया गया था 1991 में। और पुरस्कार राशि इसमें कितनी होती है? 4 लाख रुपए इसमें पुरस्कार राशि होती है। सेल्सियस से केल्विन ताप पर बदलने को सेल्सियस से केल्विन तापमान को बदलने के लिए, तो कोई बात नहीं, अगर आपको सेल्सियस से केल्विन तापमान में जाना है तो केल्विन तापमान में जाने के लिए 273 इसमें आप लोग जोड़ देंगे। कितना जोड़ना पड़ेगा? 273 इसमें जोड़ देंगे। और ये 2018 के असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया है। जैसे सेल्सियस का हिमांक बिंदु कितना होता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सेल्सियस का जो हिमांक बिंदु होता है जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो केल्विन पैमाने का हिमांक बिंदु होता है, केल्विन पैमाने का हिमांक बिंदु होता है वो कितना होता है? 273 डिग्री 273 केल्विन होता है। तो आपको अगर 0 डिग्री हिमांक से जाना है, 0 डिग्री सेल्सियस से जाना है केल्विन में, तो आप लोग को यहाँ पे 273 जोड़ देना है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सेल्सियस और फारेनहाइट किस तापमान पे बराबर होते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि ऐसा कौन सा तापमान है सेल्सियस एंड फारेनहाइट, सेल्सियस और फारेनहाइट अगर आपसे पूछे कि किस ताप पर बराबर होते हैं, तो ये एग्जाम में भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सेल्सियस और फारेनहाइट किस ताप पे बराबर होते हैं। तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेल्सियस और -40 डिग्री पे सेल्सियस और केल्विन फारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। अगर आपसे पूछे कि सेल्सियस पैमाने का पुराना नाम क्या है, अगर आपसे पूछे कि सेल्सियस पैमाने का पुराना नाम क्या है, तो इसे सेंटीग्रेड बोलते थे। क्या? सेंटीग्रेड भी बोलते थे, पहले इसके सेंटीग्रेड बोलते थे। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे जल का क्वथनांक कितना होता है, जल का क्वथनांक कितना होता है, तो आप लोग तो बता देंगे कि जल का क्वथनांक भैया 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे केल्विन में कितना होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? तो 373 केल्विन होता है। अगर आपसे फारेनहाइट में पूछे तो 212 डिग्री फारेनहाइट होता है। कितना होता है? 212 डिग्री फारेनहाइट होता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि सेल्सियस से केल्विन ताप को बदलने के लिए, तो उसमें 273 जोड़ा जाएगा। ठीक, ये तो तय है क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड हिमांक होता है सेल्सियस तापमान पे और 273 केल्विन हिमांक होता है केल्विन तापमान पे। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और सेल्सियस पैमाने का पुराना नाम अगर पूछे आपसे, तो सेंटीग्रेड होता है सेल्सियस पैमाने का पुराना नाम। सेल्सियस से फारेनहाइट बदलने के लिए -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेल्सियस और फारेनहाइट -40 डिग्री टेम्परेचर पे बराबर होते हैं। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। जल का क्वथनांक पूछे तो 100 डिग्री सेल्सियस बताएंगे, केल्विन में पूछे तो 373, केल्विन फारेनहाइट में पूछे तो 212 डिग्री फारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न है कि कौन प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता। तो प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बल। बल एक ऐसा भौतिक कारक है जो प्रकृति में कभी अकेला नहीं हो सकता। और ये एग्जाम आपके 2018 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। बल अगर आपसे पूछे कि क्यों अकेला नहीं होता, क्योंकि ये हमेशा दो वस्तुओं के बीच में लगता है। ये हमेशा दो वस्तुओं के बीच में लगता है। कौन सा कोई भी बल हो, चाहे आकर्षण बल हो चाहे प्रतिकर्षण बल हो, कोई भी बल हो, तो ये हमेशा दो वस्तुओं के बीच लगता है, दो वस्तुओं के बीच लगता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से अब देखते हैं आगे के प्रश्न। तो देखिए, अगर आपसे पूछ ले यहाँ पे बल के बारे में, तो बल आपके बताएंगे कि एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे न्यूटन होता है। क्या होता है? जब बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अगर आपसे पूछे कि संवेग किनका गुणनफल होता है, संवेग किसका गुणनफल होता है, तो ये द्रव्यमान
द्रव्यमान एंड वेग का गुणनफल होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि जड़त्व तो क्या होता है, तो जड़त्व तो क्या होता है, वस्तु की वह स्थिति जो अपने स्थिति परिवर्तन में स्थिति के परिवर्तन का विरोध, वस्तु की वह अवस्था जो अपने स्थिति के परिवर्तन का विरोध करती है, उसे क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और बल के बारे में ये और एक प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे, ये अगर आपसे पूछे कि बल कैसी राशि है, तो ये एक सदिश राशि है। बल कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। तो इतनी प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। देखिए, कौन प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता, तो बल ऐसा कारक है जो प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता। क्यों प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि ये हमेशा दो वस्तुओं के बीच में, बल हमेशा दो वस्तुओं के बीच में कार्य करता है। बल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है बल का एसआई मात्रक। संवेग क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणे वेग होता है संवेग। जड़त्व क्या होता है, तो जड़त्व वस्तु की वह अवस्था जो अपने स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है, वस्तु का वह गुण जो अपने स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है, उसे जड़त्व बोलते हैं। बल कैसी राशि है, तो बल एक सदिश राशि है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि क्लोरीन गैस का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है। तो क्लोरीन गैस का निर्माण तो कई चीजों के बनाने में किया जाता है, लेकिन ऑप्शन में क्या सही किया था, बेंजोइक अम्ल का। तो ये ऑप्शन में क्या सही किया था, क्लोरीन का जो निर्माण है वो ब्लीचिंग पाउडर में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला बताइए, तो इसका फार्मूला होता है CaOCl2, इसका फार्मूला होता है, ठीक, CaOCl2 इसका फार्मूला होता है। अब बात कर लेते हैं क्लोरीन के बारे में, क्योंकि क्लोरीन के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। आपके एग्जाम में क्लोरीन के बारे में पूछा गया प्रश्न देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे क्लोरीन के बारे में क्या पूछा जाता है, तो इसका निर्माण, इसका प्रयोग कहां पे करते हैं, क्लोरीन का उपयोग अगर आपसे पूछे तो कहां पे होता है, तो इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है। वस्त्र उद्योग में किया जाता है विरंजक के रूप में। किस रूप में, तो वस्त्र उद्योग में इसे विरंजक के रूप में किया जाता है, ठीक। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लोरीन का भी प्रयोग किया जाता है वस्तु उद्योग में। उसके अलावा क्लोरीन का कीटाणुनाशक में भी प्रयोग किया जाता है, पानी को शुद्ध बनाने के लिए, या फिर तालाबों के पानी को स्वच्छ बनाने के लिए, या फिर पूछा जाता है कि कुएं के पानी को स्वच्छ बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। या फिर आप लोग ध्यान रखेंगे कीटाणुनाशक के रूप में, ऐसे आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा क्लोरीन का जो उपयोग है वो विषैले गैस के निर्माण में किया जाता है। विषैले, ऐसे विषैले नहीं लिखा जाएगा, तो क्लोरीन का उपयोग विषैले गैस के निर्माण में किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग जो है विषैले गैस के निर्माण में भी किया जाता है। इसके अलावा चीनी के मील में भी क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है, चीनी को सफेद बनाने में। चीनी को सफेद बनाने में, ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, चीनी को सफेद बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं, ठीक। इतनी बातें आप लोग क्लोरीन गैस से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार रिवीजन करेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे कि क्लोरीन गैस का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि क्लोरीन का उपयोग और किन जगहों पे, CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर का आपका फार्मूला है। क्लोरीन का उपयोग और किन चीजों में किया जाता है, तो वस्त्र उद्योग में किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा कीटाणुनाशक में, तालाबों के पानी स्वच्छ बनाने के लिए, पेयजल को स्वच्छ बनाने के लिए, और फिर विषैले गैस के निर्माण में किया जाता है। और चीनी के कारखानों में, चीनी की जो मिल होती है उसमें चीनी को सफेद बनाने के लिए क्लोरीन का उपयोग करते हैं। कौन गैस बायोगैस संयंत्र में नहीं होती, तो यहाँ पे आंसर आप लोग नोट करेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, इसे क्या बोलते हैं, कार्बन CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बायोगैस संयंत्र में नहीं होता। अगर आपसे पूछे कि बायोगैस संयंत्र में कौन कौन सी गैसें होती हैं बायोगैस में, तो देखिए बायोगैस में जो गैसें होती हैं, मीथेन हो जाएगा, मीथेन जिसे क्या बोलते हैं, CH4 बोलते हैं, CH4, ये बायोगैस संयंत्र में होता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड बायोगैस संयंत्र में होता है, मीथेन होता है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे हाइड्रोजन गैस भी बायोगैस संयंत्र में
उपयोग किए जाते हैं। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये इसमें बायोगैस संयंत्र में नहीं होता है। अगर आपसे पूछे कि कार्बन मोनोऑक्साइड होता कहाँ पे है, तो देखिए फैक्ट्री के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, फैक्ट्री के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखिए कि वाहनों के जो धुएं निकलते हैं, वाहनों के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में एक और पॉइंट आप लोग विशेष पॉइंट याद रखेंगे कि ये रक्त में बहुत ही ज्यादा विलय होता है। रक्त में ये आप लोग ध्यान रखेंगे ये सर्वाधिक घुलनशील होता है। इसी वजह से जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके रक्त में यही कार्बन मोनोऑक्साइड जाके घुल जाता है, क्योंकि धुएं में जो होता है, कोई भी चीजें जलती हैं तो उसके धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, और ये आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि ये देखिए रक्त में सर्वाधिक घुलनशील है। तो सिगरेट नहीं पीना चाहिए, इसीलिए सिगरेट बोला जाता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जो भी सिगरेट पिए उन्हें रोकिए, सिगरेट पीने से मना करिए। ठीक, क्योंकि सिगरेट बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे इस प्रश्न को कि कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में नहीं होती। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो बायोगैस संयंत्र में नहीं पाई जाती है। और जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ कहाँ पाई जाती है, जैसे फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, उसके अलावा वाहनों से निकलने वाले धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जैसे बायोगैस कौन कौन सी होती है, जैसे मीथेन गैस बायोगैस होती है मुख्य रूप से, कार्बन डाइऑक्साइड भी बायोगैस है, हाइड्रोजन भी बायोगैस है। तो इन सभी चीजों में बायोगैस पाई जाती है। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो रक्त में सर्वाधिक घुलनशील होती है। इसी वजह से सिगरेट वगैरह का पान करना बहुत ही ज्यादा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे इस प्रश्न से। अगर आपसे पूछे कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है, तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश है फ्रांस। फ्रांस से जीएसटी लागू करने वाला, ये 1954 में ही जीएसटी लागू किया था। कब? 1954 में। अब बात कर लेते हैं कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। आखिर आपसे पूछे कि अगर भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, तो भारत में जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, और 1 जुलाई 2017 को भारत में सर्वप्रथम जीएसटी लागू करने वाला राज्य कौन था? हमारा असम था। असम राज्य में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। अगर आपसे पूछे कि जीएसटी के लिए संविधान में कौन सा संविधान संशोधन किया गया, तो जीएसटी के लिए 101वां संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था? 2016 में इसे किया गया था। अब जीएसटी के लिए अगर आपसे पूछे कि कौन सी समिति सिफारिश की थी, अगर आपसे पूछे कि किस समिति के सिफारिश पे जीएसटी लागू किया गया था, तो विजय केलकर समिति के सिफारिश पे भारत में जीएसटी लागू किया गया था। कौन सी समिति के सिफारिश पे? विजय केलकर समिति के सिफारिश पे भारत में जीएसटी लागू किया गया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत में जीएसटी को किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो 279 के ए में भारत में जीएसटी का उल्लेख है। किसमें? 279 के ए में जीएसटी का उल्लेख है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन है? तो फ्रांस है जीएसटी लागू करने वाला पहला देश। कौन सा देश है? फ्रांस है जीएसटी लागू करने वाला पहला देश। 1954 में सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश आपका फ्रांस है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था असम में। अगर आपसे पूछे कि जीएसटी से संबंधित कौन सा संशोधन हुआ था, तो 101वां संविधान संशोधन जो कि 2016 में हुआ था। अब सिफारिश कौन सी समिति ने किया था? तो विजय केलकर समिति के सिफारिश पे भारत में जीएसटी लागू किया गया था। अब जीएसटी को किस अनुच्छेद में रखा गया? तो 279 के ए में रखा गया है जीएसटी को। बात करते हैं अगला प्रश्न की धातुएं अम्ल के साथ की अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न करती हैं? तो इसका जवाब आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे। तो धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके एक तो लवण उत्पन्न करती हैं, लवण और हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। क्या? लवण और हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन और लवण गैस उत्पन्न करती हैं। अब कुछ रासायनिक परिवर्तन के बारे में इस प्रश्न से हम लोग देख लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा परिवर्तन है, फला चीज में कौन सा परिवर्तन है। परिवर्तन जैसे अगर आपसे पूछे कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन होता है? मोमबत्ती का जलना ये कौन सा परिवर्तन होता है? तो मोमबत्ती का जलना जो है
वो आपके रासायनिक परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। अगर आपसे पूछे कि लोहे पे जंग लगना, लोहे पर जंग लगना ये कैसा परिवर्तन है, तो लोहे पे जंग लगना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि दूध का फटना ये कैसा परिवर्तन है, तो दूध का फटना ये रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि दहन कैसा परिवर्तन, कोई भी चीज जल रहा है, कागज जल रहा है, अगरबत्ती जल रहा है, मोमबत्ती जल रहा है, तो ये सभी कैसा परिवर्तन हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे दहन जो है वो रासायनिक परिवर्तन में आता है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब वो होता है कि आप दोबारा से वो वस्तु नहीं बना सकते। जो एक बार बन गया वो बन गया, फिर उसको पुनः वो वस्तु जो पहले था वो नहीं आप बना सकते, तो उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले एक टर्म की उत्प्रेरक क्या काम करता है, उत्प्रेरक अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या काम करता है, तो ये अभिक्रिया के दर को क्या करता है, बढ़ा देता है। अभिक्रिया के दर को क्या करता है, बढ़ा देता है, उसे बोलते हैं उत्प्रेरक। जो अभिक्रिया के दर को बढ़ा दे उसे क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं। तो इस प्रश्न से इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से बात करेंगे कि देखिए धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न करती हैं, तो लवण और हाइड्रोजन उत्पन्न करती हैं। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन उत्पन्न करती हैं। अब कुछ परिवर्तन के बारे में देख लेते हैं। जैसे परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना ये कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पे जंग लगना ये कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। दूध का फटना, दूध का फटना ये कैसा परिवर्तन होता है, तो दूध का फटना जो है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद उत्प्रेरक क्या काम करता है, तो ये अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है। दहन, कोई भी चीज दहन हो रही है, दहन का मतलब जलना, तो उसमें कौन सा परिवर्तन होगा, तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होगा। क्रिप्टॉन 36 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो ये भी आपके 2018 असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि क्रिप्टॉन 36 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आप लोग करने आना चाहिए, चाहे बोरबरी का नियम हो गया, चाहे तो आप लोग इसको हम लोग करेंगे बोरबरी के नियम के अनुसार। देखिए ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 हो गया, 8 हो गया, फिर 18 और फिर 18 8 होगा। ठीक, 36 है ना, तो 2 8 18 2 8 18 और फिर 36 इलेक्ट्रॉनिक, क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 36, 8 8 16 2 18 8 दूनी 36। हाँ, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका क्रिप्टॉन का। तो देखिए क्यों कैसे किया जाता है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग करना यहाँ पे सिखा देते हैं आप लोग को। जैसे बोरबरी के नियम के अनुसार, बोरबरी ने नियम दिया था, क्या नियम दिया था कि कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा उसका नियम क्या था। बोरबरी ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नियम दिया था। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नियम की कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण होगा वो 2n² के फॉर्मेट में किया जाएगा। अब जहां n बराबर क्या होगा, कक्ष की संख्या होगा, n बराबर क्या होगा, कक्ष की संख्या होगा। अब कक्ष कौन कौन से होते हैं, जैसे k l m n, ये 4 कक्षे होते हैं जिनका कक्ष की संख्या का मान क्या होता है। जैसे l का मान क्या होगा, 1, l मतलब k का मान 1, l का मान 2, m का मान 3 और n का मान 4 होगा। तो देखिए कक्षा का क्रम, तो देखिए अब बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि इस फॉर्मेट में आपको परमाणु को रखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, इलेक्ट्रॉनों को रखना है, तो देखिए 2n², n के जगह पे आप पहले 1 रखेंगे, n का मतलब 1, अगर n का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा और 2 का गुणा करेंगे यानी कि पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके अलावा अब बात कर लेते हैं, उसके अलावा आप क्या करेंगे कि अब n के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और 4 दूना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो दूसरी कक्षा में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फिर अब n के जगह पे 3, तीसरी कक्षा में आप गए तो n के जगह पे यहाँ पे 3 रखेंगे, तो n के जगह पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। 9 का दुगना करेंगे 18 हो जाएगा, 18। अब आप लोग क्या करेंगे, n के जगह पे 4 रखेंगे, n के जगह पे 4 रखेंगे तो 16 होगा, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 32 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 36 है तो यहाँ पे 36 हम लोग पहले, तो यहाँ पे 36 है तो हम लोग यहाँ पे 28 पहले से बैठा चुके हैं। अब बैठाना कितना है, केवल 8 हमारे पास इलेक्ट्रॉन शेष हैं, तो 8 जो शेष इलेक्ट्रॉन है वहां पे आगे रख देंगे। तो ये हो गया 2 8 18 फिर 8, ये हो गया क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस तरह से आप लोग कर लेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो होमी भाभा पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है,
तो ये सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? होमी भाभा पुरस्कार ये सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब होमी जहांगीर भाभा के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। होमी जहांगीर भाभा के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक कौन है, भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक कौन है, तो होमी जहांगीर भाभा है परमाणु ऊर्जा के जनक। कौन है? होमी जहांगीर भाभा है परमाणु ऊर्जा के जनक। अगर आपसे पूछे कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 10 अगस्त 1948 को। कब? 10 अगस्त 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पूछ ले कौन थे, तो होमी जहांगीर भाभा थे। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? होमी जहांगीर भाभा को बनाया गया था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र में होमी जहांगीर भाभा पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं भारत के परमाणु ऊर्जा के जनक कौन है, तो होमी जहांगीर भाभा हैं, भारत के परमाणु ऊर्जा के जनक हैं। बात करते हैं परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 18 अगस्त, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त को हुई थी 1948 को, और इसके अध्यक्ष कौन है? होमी जहांगीर भाभा है। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती, तो ध्वनि तरंगे वो कभी निर्वात में नहीं चल सकती, निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। अब बात कर लेते हैं ध्वनि का वेग कुछ चीजों के बारे में। जैसे ध्वनि का वेग, अगर आपसे पूछे कि ध्वनि का वेग बारे में बताएंगे, तो ध्वनि का वेग जो है सर्वाधिक कहाँ पे, किस माध्यम में होता है, तो अगर आपसे पूछे कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस माध्यम में होता है, तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है। कब होता है? ठोस में। अगर आपसे पूछे कि ध्वनि का वेग कम किस माध्यम में होता है, तो ध्वनि का वेग कम पूछे तो वो हवा में कम होता है। अगर आपसे पूछे कि ध्वनि का वेग शून्य कब होता है, तो ध्वनि का वेग शून्य कब होगा? निर्वात में ध्वनि का वेग शून्य होगा। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, ध्वनि का वेग हवा में कितना होता है, तो 332 मीटर प्रति सेकंड। ये एग्जाम में पूछा गया है, 332 मीटर प्रति सेकंड। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का वेग आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, तो ध्वनि का वेग हवा में कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड होता है और बहुत कम होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं ध्वनि के बारे में। जैसे ध्वनि तरंगे ये कैसी तरंगे होती हैं, तो सबसे पहले तो ध्वनि तरंगों का मात्रक बताएंगे आप लोग, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ध्वनि तरंगों का मात्रक होता है डेसिबल। क्या होता है? ध्वनि तरंगों का मात्रक डेसिबल होता है। अगर आपसे पूछे कि ध्वनि तरंगों के बारे में कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, ये अनुदैर्ध्य होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आप ताप बढ़ाते हैं तो ध्वनि की जो चाल है वो बढ़ती है, अगर आप नमी बढ़ाते हैं, वायुमंडल में अधिक नमी होती है, तो ध्वनि की चाल कम होती है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती, तो ध्वनि तरंगे आप लोग ध्यान रखेंगे निर्वात में कभी नहीं चल सकती। निर्वात में ध्वनि तरंगों की चाल शून्य होगा। अब ध्वनि का वेग के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है, अब कम किस माध्यम में होता है? हवा में होता है। अब हवा में कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ध्वनि तरंगों का मात्रक क्या होता है? डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? जो हम लोग सुनते हैं वो अनुदैर्ध्य होती है। ठीक, बात करते हैं सबसे व्यस्ततम समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का जो समुद्री मार्ग है वो सबसे व्यस्ततम है। उत्तरी अटलांटिक महासागर का समुद्री मार्ग जो है वो सबसे व्यस्ततम है। अब बात कर लेते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर के बारे में। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर को क्या कहा जाता है, तो इसे प्यासा महासागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे प्यासा महासागर बोलते हैं। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अटलांटिक महासागर को प्यासा महासागर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे विश्व की जो सबसे बड़ी बड़ी नदियां होती हैं वो अपना जल अटलांटिक महासागर में ही आके गिराती हैं। चाहे आप लोग नील तो जाके गिरता है भूमध्य सागर में, लेकिन भूमध्य सागर भी जुड़ा है किससे? अटलांटिक महासागर से।
और फिर आपका जो सबसे बड़ी नदी है विश्व की, जिसे अमेजन नदी बोलते हैं, वो भी अपना जल अटलांटिक महासागर में ला करके गिराता है। अगर आपसे पूछे कि बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पे स्थित है, बरमूडा ट्रायंगल जिसे क्या बोलते हैं, बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कहाँ पे स्थित है, तो ये भी अटलांटिक महासागर में स्थित है। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे बरमूडा ट्रायंगल भी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे व्यस्त नदी कौन सी है, विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी कौन सी, तो विश्व की सबसे व्यस्त नदी है आपकी राइन नदी। कहाँ की है, राइन नदी है विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी, और ये कहाँ की नदी है, जर्मनी में बहने वाली नदी है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे व्यस्त नहर कौन सी है, तो विश्व की सबसे व्यस्त नहर है आपकी कील नहर। कौन सी है, कील नहर है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कील नहर कहाँ पे है, तो ये भी आपके जर्मनी में है। ठीक, कील नहर पूछे कहाँ पे है, जर्मनी में, और राइन नदी कहाँ पे है, जर्मनी में। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे इस प्रश्न से कि सबसे व्यस्ततम व्यापारिक मार्ग कौन सा है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर सबसे व्यापारिक मार्ग है व्यस्ततम, और उत्तरी अटलांटिक महासागर को प्यासा महासागर भी बोला जाता है, और बरमूडा ट्रायंगल इसी में स्थित है। और विश्व की सबसे व्यस्त नदी के बारे में पूछे तो राइन नदी है, जर्मनी की व्यापार की जीवन रेखा भी बोला जाता है। राइन नदी जर्मनी में स्थित है। और विश्व की सबसे व्यस्त नहर पूछे तो कील नहर है, जो कि जर्मनी में स्थित है। जापान किस धातु के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, तो जापान जो है वो तांबा के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। किसके उत्पादन में, तांबा उत्पादन में आत्मनिर्भर है जापान। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जापान के बारे में यहाँ पे हम लोग कुछ चीजें देख लेते हैं स्टैटिक के जी के दृष्टि से जापान के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछे कि जापान के बारे में, जैसे अगर आपसे पूछे कि राजधानी क्या है, जापान की राजधानी क्या है, तो जापान की राजधानी है टोक्यो। क्या है, टोक्यो। अगर आपसे पूछे कि जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की मुद्रा आप लोग याद रखेंगे येन है। अगर आपसे पूछे कि जापान के संसद का क्या नाम है, तो जापान के संसद का नाम है डायट। क्या है, जापान के संसद का नाम है डायट। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि जापान और भारत के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, अगर आपसे पूछे कि जापान के बारे में जापान और भारत, तो धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास भारत और जापान के बीच में। इसके अलावा भी जल्द शुरू हुआ है वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास, ये भी भारत और जापान के बीच में होता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि जापान का पुराना नाम क्या है, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि जापान का पुराना नाम पूछे, तो जापान का पुराना नाम क्या है, निप्पन है। जापान का पुराना नाम क्या है, निप्पन जापान का पुराना नाम है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगर जापान का मैनचेस्टर पूछे तो ओसाका सिटी है जापान का मैनचेस्टर। जापान किस धातु के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, तो जापान जो है तांबा के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। किसके उत्पादन में, तांबा के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। ये प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जापान के बारे में कुछ प्रश्न, जैसे जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो है। जापान की मुद्रा क्या है, येन है। जापान के संसद का क्या नाम है, डायट है। युद्ध अभ्यास कौन कौन से होते हैं, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास भारत और जापान के बीच में होगा। और भारत और निप्पन पुराना नाम किसका है, तो जापान का पुराना नाम निप्पन है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं, तो यूरेशिया में यहाँ पे आप लोग प्रश्न आंसर नोट करेंगे। यूरेशिया में स्टेपीज नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन से घास के मैदान, स्टेपीज नामक घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। अब अगर आपसे पूछे कि यूरेशिया किसे कहते हैं, तो यूरेशिया आप लोग ध्यान रखेंगे एशिया और यूरोप के सम्मिलित रूप को, एशिया एंड यूरोप के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ घासों के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछे कि पंपास घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, पंपास घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये घास के मैदान आपके अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। कहाँ पे, अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि सवाना घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, तो अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पे, सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि लानोज घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, लानोज घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वेनेजुएला में लानोज घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रेयरी पूछ ले कहाँ पे पाए जाते हैं, प्रेयरी घास के मैदान, तो ये अमेरिका और कनाडा के साइड में प्रेयरी घास के मैदान पाए जाते हैं। डाउन्स घास के मैदान पूछ ले अगर, डाउन्स घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले घास के मैदान है। कौन से,
ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले घास के मैदान है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? तो देखिए स्टेपीज घास के मैदान जो है यूरेशिया में पाए जाते हैं। कहाँ पे? स्टेपीज घास के मैदान। अगर लानोज घास के मैदान पूछे तो वेनेजुएला में पाया जाता है। यूरेशिया किसे बोलते हैं? तो एशिया और यूरोप के सम्मिलित रूप को बोलते हैं यूरेशिया। पंपास घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं? पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। उसके अलावा सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। प्रेरी घास के मैदान अमेरिका और कनाडा में पाए जाते हैं। स्टेपीज घास के मैदान तो यूरेशिया में पाए जाते हैं, जबकि डाउन्स घास के मैदान अगर आपसे पूछे तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। वायुदाब किस ऋतु में सबसे कम होता है? तो वायुदाब जो है किस ऋतु में, वायुदाब का मतलब वायु का जो प्रेशर होता है वो किस ऋतु में सबसे ज्यादा कम होता है? तो ग्रीष्म ऋतु में वायु का प्रेशर सबसे ज्यादा कम होता है, ग्रीष्म ऋतु में। अब ग्रीष्म ऋतु में क्यों सबसे ज्यादा कम प्रेशर होता है? क्योंकि यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं होती हैं वो हल्की होती हैं, गर्म होती हैं हवाएं। अब जब हवाएं गर्म होंगी तो हल्की होंगी, तो इसी वजह से ग्रीष्म ऋतु में हवाएं जो हैं वायुमंडल दाब सबसे कम होता है। और अगर आपसे पूछे कि क्यों कम होता है तो आप लोग रीजन भी जानेंगे, क्योंकि इस समय वायुमंडल गर्म होता है। क्या होता है? वायुमंडल गर्म होता है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक वायुदाब कब पाया जाता है, तो आप लोग अब तो गैस लगा ही लेंगे कि सर्वाधिक वायुदाब कब पाया जाएगा। तो जब गर्मी में सबसे कम वायुदाब है तो वायुदाब सर्वाधिक कब होगा? तो आप लोग जाहिर सी बात है कि शीत ऋतु में वायुदाब सबसे ज्यादा कम होगा, शीत ऋतु में। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रश्नों के बारे में, वायुदाब से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में। जैसे पूछा जाता है कि चक्रवात में कैसे वायुदाब पाए जाते हैं, और उसके विपरीत जो होता है जिसे प्रति चक्रवात बोलते हैं, उसमें कैसा वायुदाब पाया जाता है? प्रति चक्रवात में कैसा वायुदाब पाया जाता है? चक्रवात जो होता है उसके केंद्र में अगर आप देखेंगे, केंद्र में, तो यहाँ पे लो प्रेशर पाया जाता है, लो प्रेशर। अब जबकि चक्रवात के परिधि पे देखेंगे, परिधि पे देखेंगे तो इस पे हाई प्रेशर पाया जाता है, हाई प्रेशर पाया जाता है। ठीक, उच्च वायुदाब पाया जाता है। अब जब प्रति चक्रवात में आएंगे तो ये जो दशा है उल्टी हो जाएगी। जब प्रति चक्रवात के केंद्र में आप देखेंगे, केंद्र में, तो वहां पे आपको हाई प्रेशर पाया जाएगा। प्रति चक्रवात में केंद्र में हाई प्रेशर होता है, जबकि परिधि पे देखेंगे तो कौन सा प्रेशर होगा प्रति चक्रवात में? तो यहाँ पे लो प्रेशर होगा। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि देखिए वायुदाब किस ऋतु में सबसे कम होता है? तो वायुदाब जो है वो ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल गर्म होता है, इस वजह से वायुदाब सबसे कम होता है। अब वायुदाब पूछे सर्वाधिक कब होता है, तो वायुदाब सर्वाधिक शीत ऋतु में पाया जाता है। चक्रवात के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे चक्रवात के बारे में लो प्रेशर कब होता है? चक्रवात में लो प्रेशर, चक्रवात के केंद्र में लो प्रेशर होता है, जबकि परिधि पे जाएंगे तो यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। प्रति चक्रवात की बात करें, केंद्र में कैसा हाई प्रेशर होता है और परिधि पे यहाँ पे लो प्रेशर होता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर के दिन विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। क्योंकि 16 सितंबर के दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ पे हुआ था? कनाडा में। और ये कब हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? तो 16 सितंबर 1987 को हुआ था। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को। और संबंधित किसी था? तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए ये प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। अब बात कर लेते हैं ओजोन के बारे में, ओजोन गैस के बारे में या फिर ओजोन परत के बारे में। तो ओजोन परत अगर आपसे पूछे कि स्थित कहाँ पे है, तो ओजोन परत अगर आपसे पूछे स्थित कहाँ पे, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये समताप मंडल में स्थित है। किस मंडल में? समताप मंडल में स्थित है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? समताप मंडल में। अगर आपसे पूछे कि ओजोन परत का माप किससे किया जाता है, तो डॉप्सन से इसको मापते हैं। किस में मापते हैं? डॉप्सन में ओजोन परत का माप करते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि ओजोन परत का कार्य क्या होता है, ओजोन परत का कार्य, तो ओजोन परत पराबैंगनी किरण से हमारी रक्षा करता है। क्या करता है? पराबैंगनी, ओजोन परत जो है वो पराबैंगनी किरण से रक्षा करता है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, पराबैंगनी किरण से ये रक्षा करता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ओजोन तो पराबैंगनी किरण से रक्षा करता है और स्थित कहाँ पे होता है? समताप मंडल में स्थित होता है। ओजोन परत को नष्ट करने का काम क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन हम लोग नहीं किए, पहले रिवीजन कर लेते हैं। जैसे ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को ही
1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कनाडा में। और ये किस वजह से हुआ था, तो वो ओजोन परत के संरक्षण के लिए ये प्रोटोकॉल हुआ था। ओजोन के बारे में बात करेंगे, अगर आपसे पूछे ओजोन परत स्थित कहाँ है, समताप मंडल में। ओजोन परत का माप किस में किया जाता है, डॉप्सन में माप किया जाता है। ओजोन परत का कार्य क्या है, तो ये हमको हमारी रक्षा करती है पराबैंगनी किरण से, जो अल्ट्रावायलेट किरण है, पराबैंगनी किरण जिसे बोलते हैं, और वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, जिससे रक्षा करता है हमारा जो ओजोन परत है। ठीक, जय हिंद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, और खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।